मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 105। इसमें हम लोग कुछ अलग तरीके से कुछ अलग चीज़ों को सीखेंगे। हालांकि ये लेक्चर पहले लेक्चर से मैच करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एडजॉर्प्शन हो रहा है तो कौन कौन सी उसमें चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए हमें, जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्प्शन कहेंगे, नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन कहेंगे। और नंबर 2 हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उनको पढ़ेंगे। और फिर एप्लीकेशन को दोबारा से रिव्यू करेंगे कि जो एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल वो कैसे देखेंगे। चलिए, सबसे पहला टॉपिक आपको डालना है मेरे प्यारे मित्रों। टॉपिक है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्बेंट भी लिख सकते हो। अगर एग्जाम में टॉपिक आता तो आपको यही टॉपिक लिखना है। जो मैंने पहले आपको बताया था कि 7 एग्जाम्पल दिए, उनका उनकी नेचर देखी, उनको मिला सकते हो आपस में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एडजॉर्बेंट होते हैं नॉर्मली उनकी नेचर क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कि वो उनका साइज वो किस टाइप का शेप होता है। तो उनका शेप जो होता है वो होता है ग्रेनुलर कलर का, मतलब दानेदार होते हैं वो, ग्रेनुलर टाइप में होते हैं। मैंने कल आपको दिखाया था जो कंचे की गोली होती है उनके जैसा होता है, तो इस टाइप का होता है। और इनका साइज जो है वो 12 mm यानी 1.2 सेंटीमीटर से लेकर 50 माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर, ये साइज इनका होता है। साइज कैसा होता है, 12 mm से लेकर 50 माइक्रोमीटर डायमीटर, ये डाया है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 5 है। और उसका साइज जो है वो शेप है, वो ग्रेनुलर शेप है। तो पहली नेचर उसकी ये होगी। नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया जो है जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छी बात है। यहाँ पर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर यूनिट ग्राम, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेस मैंने आपको एमओएस में पढ़ाया था, इसको अच्छे से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो अच्छी बात है। तीसरी बात, जो हमारा एडजॉर्बेंट है वो किसी एडजॉर्बेंट के रिस्पेक्ट में प्रिफरेंशियल एबिलिटी रखता हो। प्रिफरेंशियल एबिलिटी रखता हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फिर दे देता हूँ कि हमारे पास कोई सॉलिड है, इसमें ए बी सी और डी ये पास कर रहे हैं, तो इधर ए बी और डी रह जाता है, यानी सी कहाँ गया, सी इस पे एडजॉर्ब हो गया। तो ये स्पेसिफिकली हमारा जो हमने सिलेक्ट किया है एडजॉर्बेंट, वो इस मिक्सचर में सिर्फ सी को अपने ऊपर एडजॉर्ब करता है, जो उसकी प्रीफरेंस देता है उस सी को। ठीक है, तो ऐसी एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर 4 लिखिएगा। नंबर 4 लिखिएगा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो पोरस होना चाहिए। पोरस मटेरियल होना चाहिए। ठीक, और कैसा होना चाहिए, हाईली पोरस होना चाहिए। पोरस होने से क्या होता है, सॉलिड है हमारे पास, इसका सरफेस एरिया होगा कुछ ना कुछ, वो सरफेस एरिया अगर रफ होता है तो और अच्छी बात है। अगर वो पोरस है तो उसके अंदर से क्या होगा, ऐसे करके कुछ पोर होंगे, ऐसे पोर होंगे। ये पोर जो है अंदर से घूम घूम के जाते हैं, इनकी टॉर्जिसिटी काफी ज्यादा होती है। टॉर्जिसिटी के बारे में मैंने आपको सीआरई में पढ़ाया था। तो ज्यादा होने की वजह से सरफेस एरिया काफी ज्यादा मिल जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर वो हमारा रिएक्शन टाइप का एडजॉर्प्शन है, अदरवाइज सिंपली जो एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है, वो काफी अच्छा है। यहाँ पर देखने को मिलता है वो सरफेस एरिया ज्यादा होता है, कब, जब पोरस मटेरियल होता है। तो पोरस होना भी एक अच्छी क्वालिटी है। नंबर 2 कि ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, हैंडलिंग इसकी ईजी हो, ईजी टू हैंडल। अगर हमें किसी भी सिस्टम में भरना है, उसको निकालना है, तो वो इजीली उसमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी थी। नंबर 2 डेल्टा पी, प्रेशर ड्रॉप।
वो हमारा ज़्यादा ना होता हो। जैसे मैंने आपको बताया कोई मटेरियल हमारा पोरस स्ट्रक्चर का है, यहाँ पे हमने देखा कि भाई मिक्सचर गया A+B+C का गया, यहाँ से निकल गया A+B निकल गया, C अंदर जो है एब्जॉर्ब हो गया। तो निकलने के बाद इसका मान लो पहले प्रेशर था P1 और स्टीम का प्रेशर था P2। तो जो P1 माइनस P2 है, डेल्टा P है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस ना आता हो। ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो आगे हमें अगर कहीं गैस है उसको कहीं भेजना है तो उसके लिए कंप्रेसर यूज करना पड़ेगा। अगर कहीं लिक्विड है तो हमें उसके लिए पंप का यूज करना पड़ेगा। डेल्टा पी ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है वैसे भी। डेल्टा पी अगर किसी लिक्विड केस में आता है, मुझे हीटअप करना है, तो डेल्टा पी जब कम होता है किसी स्टीम का तो फिर हीटर ट्रांसफर कोएफिशिएंट कम हो जाता है, जिससे हमारे हीट एक्सचेंज में दिक्कत आती है, प्रॉपर कूलिंग नहीं होती, प्रॉपर हीटिंग नहीं होती, वो सारी दिक्कतें होती हैं, तो इसको हम फेवर नहीं करते। ठीक, नॉर्मली देखें तो फिक्स बेड में हम यूज करते हैं। अगर हमने कोई यहाँ फिक्स बेड ले लिया है, अब ये फिक्स बेड से हम पास करवाते हैं, तो फिक्स बेड्स में डेल्टा पी ज़्यादा मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश होती है इस केस में। जहाँ पर पैकिंग होती है उनकी उनकी जगह पे हम एडजॉर्बेंट को फिल कर देते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा एडजॉर्बेंट है वो हीट अप होने पर मेल्ट ना होता हो, उसकी स्ट्रेंथ में कमी ना होती हो, तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है उसकी वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो जो मेन प्रॉपर्टी थी जो हमने देखी कि एडजॉर्बेंट होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हमें अच्छा मिलता है। ठीक, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये तो हमने नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बात की। अब हम एडजॉर्बेंट के बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है हमारी एडजॉर्प्शन, उसकी भी कुछ नेचर होती है। नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको भी हम देखेंगे। देखो इसको समझिए, हम पूरी बात को समझने के लिए एक टर्म लेंगे, इसे हम एक्स बोलेंगे। यहां पर समझिए कि हमारे पास जो एडजॉर्बेंट है, हमने मान लिया कि वो 1 kg एडजॉर्बेंट है और हम एक स्टीम यहां पास करते हैं, A+B+C का मिक्सचर है मान लो। इसमें से C यहां पर क्या होता है, एडजॉर्ब हो जाता है, और यहाँ A और B का मिक्सचर पास हो जाता है, निकल जाता है। ठीक, हम मान लेते हैं किसी भी टाइम पर 1 kg एडजॉर्बेंट मैक्सिमम x kg गैस को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर सकता है, जिसकी कैपेसिटी है मान लो 600 ग्राम उसने एडजॉर्ब किया या 50 ग्राम एडजॉर्ब किया, एनीथिंग, और उसकी वैल्यू x है, तो उसे उसके बाद एडजॉर्ब नहीं कर पाता है, मॉलिक्यूल आता है, टप्पा खाता है, चिपकता है, फिर दोबारा से वापस चला जाता है। यानी इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम जो चिपकता है मटेरियल, अडेयर होता है, हमारा एडजॉर्बेट इस पर लगता है, वो x है, x kg। एडजॉर्बेट है पर 1 kg एडजॉर्बेंट। ठीक, मतलब x के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वैल्यू कि कितना एडजॉर्ब होगा वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर पर, किसके टेम्परेचर पर, एडजॉर्बेट के, कितना गर्म है वो, कितना ठंडा है, उसके प्रेशर पर, मतलब सिस्टम के प्रेशर पर। यहाँ पर जब पूरा सिस्टम हो गया, सिस्टम के प्रेशर पर। और नंबर 2, उसकी जो इक्विलिब्रियम, इसमें कंपोजिशन कितना है इस पर। तो ये अमाउंट टेम्परेचर, प्रेशर और इक्विलिब्रियम का डिपेंड करता है, किसके, एडजॉर्बेट के। क्लियर, पहली बात समझ में आ गई। दिमाग में आइडिया आया कि भाई कोई पूछे कि किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन या फिर अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, किस पे डिपेंड करता था, बोलो टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर। किसके टेम्परेचर प्रेशर पर, एडजॉर्बेट के टेम्परेचर, सिस्टम के टेम्परेचर प्रेशर। सीधा मतलब है कि हमारे पास कोई सॉलिड है, इसके ऊपर किसी पंप से हम लिक्विड को या कंप्रेसर से गैस को फ्लो कर रहे हैं। अगर हम हाई प्रेशर से फ्लो करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा चिपकने की उम्मीद ज़्यादा है, यहाँ पर जो रेट मुझे ज़्यादा मिलेगी। कम प्रेशर से करेंगे तो कम मिलेगी। टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे मेरे प्यारे, तो टेम्परेचर ज़्यादा रखने पर जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो मुझे कम मिलेगा। समझेगा उसको, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो मुझे एक्स की वैल्यू कम मिलेगी, प्रेशर आपने बढ़ा दिया एक्स की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और माल ज़्यादा आ रहा है तो चिपकेगा भी ज़्यादा।
तो ये 3 चीजें आपको पहले पॉइंट से समझ आ गई। ठीक, चलो दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सरफेस एरिया है, क्या चाहिए, सरफेस एरिया है, जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर। अगर हमारा एडजॉर्बेंट पाउडर फॉर्म में है तो सरफेस ज़्यादा होगा, अगर वो पोरस स्ट्रक्चर में है सरफेस ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक वो चादर है ना जिसमें चिपकना है, चादर बड़ी होगी ज़्यादा पार्टिकल चिपकेंगे। अरे आप बारात में जा रहे हो, अब वहाँ पर 3 गद्दे पड़े हुए हैं लेटने के लिए, बेड पड़े हुए हैं, तो सरफेस एरिया मिला आपको, कुछ आदमी उस पर लेटेंगे। अगर वही 50 गद्दे होंगे तो ज़्यादा आदमी लेट सकता है ना आराम से। वो अलग बात है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो लेयर वाइज होते हैं इस तरीके से, एक के ऊपर एक, ऊपर एक, ऊपर एक, तो इनके ऊपर भी लेयर बन जाती है, इनके ऊपर लेयर बन जाती है, ज़्यादा मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। केमिकल में आपने देखा कि सिर्फ एक ही लेयर बनती है, मल्टी लेयर नहीं होता है। केमिजॉर्प्शन जो है मल्टी लेयर नहीं होता, फिजिकल होता है मल्टी लेयर। कितने लेयर होंगी, क्या होगी, इनकी कैलकुलेशन है, वो आपके में नहीं है। और 1-2 लाइनें हैं वो हम बताएंगे, जो उपयुक्तम क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने देखा जो अमाउंट है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक, कोई भी हमसे पढ़ने बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उपयुक्तता का कर नहीं सकते, ये बात दिमाग में रखना। हम हर चीज को छोड़ते नहीं है, सब कुछ कवर करते हैं। ये बात क्लियर होगी। अगर हम कहेंगे और सर इसमें क्या हो सकता है, तो जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है नेचर पे, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। वो एडजॉर्बेंट है उसकी नेचर कैसी है, एंड और हमारा मटेरियल चिपक रहा है वो कैसा है। तो एडजॉर्बेट हो चाहे एडजॉर्बेंट हो, इन दोनों की नेचर पर डिपेंड करता है अमाउंट एक्स, यानी कितना मटेरियल एडजॉर्ब होगा, मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ये बात ध्यान रखना। कभी कभी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम कितना अमाउंट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट पर यूनिट सरफेस एरिया ऐसे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो एडजॉर्बेंट है मेरे प्यारे, इसकी फिजिकल नेचर, अच्छा तो एक काम करो, इन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मतलब आप यूं कहिए, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मतलब फिजिकल नेचर, फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, इस पर डिपेंड करता है अमाउंट एक्स। कैसे डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला कि एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है, इसकी फिजिकल नेचर सर कैसे बताओगे आप। तो हमारे पास एक सिंपल एडजॉर्बेंट है, एक ऐसा है जिसकी सरफेस रफ है, तो सरफेस जब रफ होती है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। बात समझे क्यों? अरे कोई सिलेंट बॉल है हमारे पास, और मैं आपसे बोलूं भाई आपको यहीं टिका रहना है, गिरना नहीं है, क्योंकि झुकी हुई बाल है, गिर सकते हो आप। तो 2 चांस हैं, अगर जो बाल खुदरी है, रफ है, और जो चिकनी है, तो किस पे टिके रहोगे आप, तो आप बोलोगे सर रफ पे टिके रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जगह है टिकने की। वैसे यहाँ पर अगर ये ऊपरी सरफेस खुरदरा है, रफ है, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा मिलता है, वैल्यू ऑफ एक्स ज्यादा होगा। अगर चिकनी है तो मतलब क्या है, कम, मतलब फिजिकल नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। नंबर 2, ऐसा ही जैसा निशान इस पे बना है वैसा ही निशान मैंने आपको बताया था कि एडजॉर्बेट है उस पर बना होता है, सी पे बना होता है, सी ए बी सी में सी पे बना होता है, तो यहाँ पर आके वो क्या करता है, फंस जाता है, मेल और फीमेल पार्ट उसका आपस में क्या होता है, क्लेम हो जाता है। क्लियर है बात। तो हमने फिलहाल ये देखा। चौथा पॉइंट लिखो, जो एडजॉर्बेंट है, क्या है, एडजॉर्बेंट है, वो हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, एडजॉर्बेंट के रेस्पेक्ट में। देखो हमारे पास कोई सॉइल है, हमने एक मिक्सचर इसको पास कराया, और मालूम मिक्सचर है एथिलीन का और ब्यूटीन का। जब पास कराते हैं तो यहाँ मुझे सिर्फ मिलता है एथिलीन, बहुत कम मात्रा में ब्यूटीन मिलता है ट्रेसेस में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो पार्टिकल अडेयर होते हैं वो सिर्फ ब्यूटीन के पार्टिकल अडेयर होते हैं, एथिलीन के नहीं। इसका मतलब जो अडेयरमेंट हमने सिलेक्ट किया है
वो सिर्फ हाईली सिलेक्टिविटी रखता है किसके प्रति, ब्यूटेन के प्रति। कौन सा मटेरियल है ये मटेरियल का नाम है एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन एक ऐसा मटेरियल है जो ब्यूटेन के प्रति हाईली सिलेक्टिव नेचर रखता है और एथिलीन से ज्यादा मतलब नहीं होता। कोई दूसरा मटेरियल हो सकता है जो एथिलीन से मतलब रखता हो और ब्यूटेन नहीं, तो वहां पर ब्यूटेन मिलेगा, यहाँ पर एथिलीन नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, तो इसके साथ में एक और पॉइंट हम लिखवा देते हैं कि जो नॉर्मली हम एडजॉर्प्शन करते हैं वो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। क्या होता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। और जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है मेरे प्यारे, वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल अडेयर हो गया है तो कोई भरोसा नहीं है कि तो दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। ये जा सकता है ऊपर, तो हमारा मामला खराब हो जाएगा। भाई अगर हमने कोई स्ट्रीम पास कराई और 100 केजी मिक्सचर में 10 केजी हमें है मटेरियल, इसको मुझे यहाँ लेना है, 10 केजी में से हम देखा कि भाई 4 केजी यहाँ मिला, मतलब 6 केजी यहाँ चिपक गया। हम थोड़ा सा ने का भरोसा किया, तब तक देखा कि थोड़ी देर में बचा हुआ 6 केजी में से 5 केजी और आ गया यहाँ पर, तो काम खराब हो गया। फिर यहाँ 1 केजी बचा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल दोबारा से वापस हो गए। ये पार्टिकल वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़े, फिजिकली अटैच हुए, बट बहुत देर तक नहीं, वापस चले गए। तो हमारे सामने दिक्कत है कि हम क्या करें। टेम्परेचर आपने अगर बढ़ाया, फिजिकल एडैप्शन में टेम्परेचर बढ़ाया तो अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल टेम्परेचर पाते ही इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और बढ़ेगी तुरंत ये हवा हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बच्चा है, बच्चा अपने पापा के पास आता है और से बोलता है पापा पापा मुझे क्या है कि 10 रुपये दीजिए, मैं मेरा देखने जाऊँगा। मेरा देखना है, बहुत पुराना जमाना है, 10 रुपये में आजकल कोई मेरा नहीं दे सकता। तो अब भैया पापा ने कहा ठीक है देते हैं, तो बच्चा पापा के चारों ओर घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, टच में है। नहीं 10 रुपये मिले बच्चे को, तो काइनेटिक एनर्जी मिली, बच्चा उड़ गया। फिर पापा अलग बच्चा अलग, बच्चा मेला देखने जा रहा है। अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर गैसेस के बारे में बात करें, आइडियल गैसेस के बारे में बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kT एक मॉलिक्यूल के लिए, और एक मोल के लिए 3/2 RT। तो एक मिलते ही क्या पार्टिकल रन अवे हो जाएगा, भाग जाएगा। अगर प्रेशर कम हुआ मेरे प्यारे मित्रों, तब भी अमाउंट कम हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से मॉलिक्यूल अगर चिपक गए हैं तो वो चिपके रहेंगे, अगर दूर होगा भी तो 1-2 मॉलिक्यूल दूर होगा। ये 100% एफिशिएंट नहीं होता है। इसमें बहुत सारी हिस्टेरेसिस जो होती हैं पाई जाते हैं, लॉसेस पाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर सामने निकल के आती हैं। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल नेचर है उससे बचना है। अच्छा, केमिकल के बारे में बात करें, जो केमिज ऑप्शन है वो टेम्परेचर हाई रखने पर क्या होता है, अच्छा रहता है, मॉलिक्यूल चिपका रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है, जिससे मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है और रिएक्शन करता है नया मॉलिक्यूल बना लेता है, और मॉलिक्यूल वो जो नया मॉलिक्यूल बनता है वो बॉडी से चिपका रहता है, वो उसी का पार्ट हो जाता है। चलिए थोड़ा सा हम और समझते हैं इसके बारे में। अगर हम कोई भी एडजॉर्प्शन करवा रहे हैं तो वहां पर 2 चीज हो सकती हैं। मान लेते हैं जब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ था तो सिस्टम की एंथैल्पी H1 थी, और एडजॉर्प्शन जो खत्म हो गया, संपन्न हो गया, तो H2 हो गई। H2 माइनस H1 का डिफरेंस निकाला हमने, इसे डेल्टा H कहते हैं। अगर डेल्टा H नेगेटिव है या फिर डेल्टा H पॉजिटिव है, दो ही केस हो सकते हैं। अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो हमारा सिस्टम जो एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक है, और नहीं तो कैसा है, एंडोथर्मिक है। एडजॉर्प्शन अगर हमारी एंथैल्पी डाउन होती है तो हमारा एडजॉर्प्शन जो है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है। तो हम कह सकते हैं ज्यादातर इसमें एक्सोथर्मिक ही रहता है। कैसे रहता है? जैसे मैंने बोला भैया ये हमारे पास जो मटेरियल है, इससे मटेरियल क्या कंडेंस हो जाता है, ये सब कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस कब होगा, जब एनर्जी निकालेगा, रिलीज करेगा। समझ गए ना? तो जस्ट लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिलहाल ये 2 टॉपिक थे जो मैंने कवर किए। अगर हम
कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर ले, इंडस्ट्रियल कैसे यूज करते हैं उनके बारे में बात कर ले। तो मैंने कल तो वैसे आपको बहुत कुछ समझाया है, फिर भी चलते चलते हम कुछ एप्लीकेशन दोबारा से इनके देख लेते हैं। इसमें 5-6 हम जो एक्टिवेटेड मटेरियल हैं तो उनको भी कवर कर लेंगे, और अदर जो हमारे एडजॉर्बेंट हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला एडजॉर्बेंट है जिसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन पहला। दूसरा है एक्टिवेटेड एल्यूमिना। तीसरा है सिलिका जेल, जो मैंने आपको दिखाया था कि उसकी कंचे ऐसी गोलियां थी। चौथा है मॉलिक्यूलर सीव, जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव, अदर जो भी हैं। एमएस, इनका भी काफ़ी यूज होता है। पांचवा है, लिख लीजिए, एक्टिवेटेड किले। एक प्रकार का किले है, मिट्टी है। एक बहुत है नया है जो आपको शायद नहीं पता हो, उसे बोलते हैं फुलर्स अर्थ। एक प्रकार का नेचुरल किले है। एक्टिवेटेड किले है उसको हम बनाते हैं, और फुलर्स अर्थ नेचुरल किले है जो ऑटोमेटिक हमें ज़मीन से मिलता है, पहाड़ों से मिलता है, ज़मीन से मिलता है, पहाड़ों के ग्राउंड फ्लोर में मिलता है। एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको अगर हमें डीकलाइजेशन करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। तो डी कलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कौन कौन सॉल्यूशन? पहला सॉल्यूशन के बारे में बात करें, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन होता है उसको मुझे करना हो। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो ड्रग्स दवाइयाँ बनती हैं उनको हमें कलर उनका रिमूव करना हो, हम यूज करते हैं। डिफरेंट केमिकल उनके जो स्पेसिफिकेशन है उसको मैच करना हो, कलर रिमूव करते हैं। ठीक। वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है उसका कलर रिमूव करने के लिए, उसकी स्मेल रिमूव करने के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन में इसेप्ट्रा। ठीक। अब बात आई एक्टिवेटेड जो एल्यूमिना है, इसका क्या यूज है? एक्टिवेटेड एल्यूमिना में क्या होता है कि किसी भी अगर गैस मिक्सचर से किसी कंपाउंड को रिकवर करना है तो यूज कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट वेपर, किसी भी लिक्विड या सॉल्वेंट की वेपर हैं उनको रिकवर करना है, वेपर फ्रॉम गैस मिक्सचर। ठीक है ना? ये जो सॉल्वेंट वेपर है ये कंडेंसेबल है और ये नॉन कंडेंसेबल है, तो इसको अलग करना है तो इसका हम यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं इंडस्ट्री में जाते हो या गंदे शहरों में जाते हो, दिल्ली वगैरह में, दिल्ली एक गंदा शहर है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो एयर है वो एयर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है। इसके अलावा गुजरात में कई शहर हैं, राजस्थान में शहर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है। आप ये मानिए कि वहाँ का व्यक्ति रोज़ 10 सिगरेट पीता है, ऐसा व्यक्ति जो कि सिगरेट पीता ही नहीं है। आप वहाँ जाओगे तो 1 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कुछ गड़बड़ है। अब बैठे बैठे आपको ऐसा लगेगा कोई हमारे ऊपर मिट्टी फेंक रहा है और हमारे अंदर लंग्स में कुछ जा रहा है, आपको ऐसा फील होगा।
जैसे अभी मैं खांस के बता रहा हूँ, सेम वैसे वहां पर खांसी आपको आएगी। समझ ना बात आपको? तो जो गैस मास्क होते हैं, गैस मास्क में यही हम करते हैं। गैस मास्क में क्या करते हैं, हमारे पास गैस मिक्सचर आता है एयर का, उसमें से अंदर एक सबस्टांस लगा होता है एक्टिवेटेड एल्यूमिना टाइप का। वो एक्स्ट्रा जो हमारा अनावश्यक मटेरियल है, चाहे वो सॉल्वेंट वेपर हो, इंडस्ट्री में जाते हो वहाँ पर बहुत सॉल्वेंट की वेपर उड़ती रहती है, हमारी बॉडी हानिकारक है, तो वो उसमें चिपक जाती है और शुद्ध प्योर एयर अंदर जाती है। तो वहाँ पर हम गैस मास्क का यूज करते हैं। ठीक। सिलिका जेल के बारे में बात करें, सिलिका जेल के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। सिलिका जेल जो है, कोई भी हमारे पास गैस है या फिर हमारे पास एयर है, उसको डिहाइड्रेशन करने के लिए यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एयर और अदर गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने NOH बनाना सीखा है, मैंने बताया था केमिकल टेक्नोलॉजी में। तो NOH जब हम बनाते हैं, तो वहाँ पर जब हम सेल से गुजारते हैं ब्रांड को, प्योरीफाइड ब्रांड को, तो वहाँ पर मुझे क्लोरीन गैस मिलती है, उसमें मॉइस्चर होती है। उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर तो हम H2SO4 से हम यूज करते हैं। और इंडिया के अदर प्लांट हैं, जैसे कि इंडियन रेवन प्लांट है बेरावल में, आदित्य बिरला ग्रुप का, तो वहाँ पर भी हम उसको प्यूरीफाई करने के लिए H2SO4 का यूज करते हैं, क्लोरीन गैस को। क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है कि सर उसको यूज क्यों करते हैं, उसको मतलब हम उसका वाटर रिमूव क्यों करते हैं, मॉइस्चर रिमूव क्यों करते हैं, ड्राई क्यों करते हैं? उसको ड्राई इसलिए करते हैं कि जिस हम बर्तन में उसको रख रहे हैं उसको खराब ना करे, कोरियन ना करे। ऐसे ही तो बहुत, हाँ मतलब कोरोजिव गैसेस हैं, तो वो उनका जब मॉइस्चर होता है तो और ज़्यादा कोरोजिव हो जाती है। इसके अलावा कहीं सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें दिक्कत ना करें, किसी पाइपलाइन में ज़्यादा भारी ना करें, वो सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए, उनको प्योरीफाइड जो स्पेसिफिकेशन है उसको फुलफिल करने के लिए, मीट करने के लिए भी हम उनको प्योरीफाई करते हैं। तो हम इन सबको H2SO4 से करते हैं। ऐसे एक एब्जॉर्प्शन कॉलम होता है, नीचे से गैस जाती है, ऊपर से H2SO4 आता है, H2SO4 पानी को अलग कर लेता है, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो अलग कर लेता है। बट दूसरा तरीका यह है कि हम सिलिका जेल का यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जब हमें इंस्ट्रूमेंटर बनानी होती है, ड्रायर बनानी होती है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। चलिए, मॉलिक्यूलर सीप जो होती हैं वो गैसेस और लिक्विड को डिहाइड्रेशन के लिए यूज होती हैं। तो मैंने बताया न्यूमेटिक एयर वाला सिस्टम है, तो मॉलिक्यूलर सीप यूज करते हैं वहां पर भी, और इनको रिजेनरेट करना भी आसान होता है। थोड़ा सा हम स्टीम डालते हैं, मैंने कल बताया था पूरा, तो लिए आपको कैसे करते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। ठीक। और किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विड मिक्सचर से, हमें किसी भी सेपरेशन ऑफ गैस करना है मुझे, और कोई भी गैस मिक्सचर है या किसी लिक्विड को अलग करना है किसी लिक्विड में, तो हम वहाँ पर मॉलिक्यूलर सीप का यूज कर सकते हैं। अगर हम एक्टिवेटेड किले के बारे में बात करें, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, रिफाइनरी में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, तो जैसे कि केरोसिन है, नेफ्ता है, इस बार इन सब को डीकलराइजेशन इनका करने के लिए, डीकलराइजेशन करना हो तब हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड किलर का यूज करते हैं। ठीक। फुलर्स अर्थ के बारे में बात करें तो ऊपर की तरफ फुलर्स अर्थ का भी वही यूज है। फुलर्स अर्थ एक्टिवेटेड के लिए उसको एक्टिव कर लेते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। फुलर्स अर्थ डायरेक्टली हम अर्थ से लेते हैं, मतलब हम नेचर से लेते हैं, उसका यूज करते हैं, तो वो ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है। अगर फुलर्स अर्थ को हम एक्टिवेट कर देंगे तो बन जाएगा एक्टिवेटेड के लिए। तो डीकलराइजेशन या डीकलराइजिंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसका डीकलराइजिंग करना हो। कैरोसिन, गैसोलिन, इसे मतलब पेट्रोल, एंड वेजिटेबल ऑयल, इन सब के लिए हम फुलर्स अर्थ का यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि टॉपिक में काफ़ी मज़ा आया होगा, आपको काफ़ी समझ में आया होगा।
अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है भैया उसको दबा लीजिए, है ना, बताना ना पड़े, इससे हर वीडियो आपके पास आ जाए। हमारा जो एप्लीकेशन है केमिकल गुरु, जहाँ पर आपको हम पूरी सब्जेक्ट को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं, वीडियो 1 से लेकर लास्ट वीडियो तक आपको अच्छे से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, हम टॉपिक को बिल्कुल बेसिक तैयार करते हैं और टॉप लेवल तक ले जाते हैं। हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या तरीका, वो आपने इस लेक्चर में देखा ही होगा, कैसे पढ़ाते हैं हम आपको समझा होगा आपने। तो हम आपको इंडस्ट्री तरीके से पढ़ाते हैं, इंडस्ट्री बच्चे कैसे होते हैं, जो आपको मजा आएगा। हम आपको ऐसे पढ़ाते हैं गोपी गुप्ता पूरी सॉल्व कर सकते हो आप। सब्जेक्ट खत्म हमारा हुआ, जिसमें थ्योरी न्यूमेरिकल प्रीवियस क्वेश्चन खत्म हुआ, उसके बाद गोपी गुप्ता पूरी लगा सकते हो। अगर आपको नहीं लगाना है तभी एग्जाम में जाओगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक, इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। तो जरूर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, केमिक गुरु, टेक्निकल के लिए, केमिकल के सारे सब्जेक्ट के लिए, ओपी गुप्ता के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, और नॉन टेक पढ़ने के लिए हमारा दूसरा एप्लीकेशन IIC डाउनलोड करिए, वहाँ पढ़िए। ठीक, आपको कोई डाउट है पूछिएगा हमारे नंबर पे 9897997874, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो क्लास ज्वाइन करने के लिए। इंडिया में 1100 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो आपसे हम अनुरोध करेंगे हमारी तुरंत क्लास को ज्वाइन करिए आप, और जिससे आप बेनिफिट होगा। 3 महीने के अंदर हम पूरे तरीके से आपको तैयार कर देते हैं। नमस्कार। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए।